नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएड की प्रवेश परीक्षा में वाणिज्य वर्ग से संबंधित यानी कॉमर्स से रिलेटेड आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको बीएड की प्रवेश परीक्षा में कुछ मदद अवश्य मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है उसे टॉपिक है वाणिज्य, यानी वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की बाधा को दूर करने में सहायता करती हैं। वाणिज्य से आशय वे समस्त क्रियाएं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की जो बाधा को दूर करते हैं। यह उन सब बाधाओं का योग है जो वस्तुओं के विनिमय में यानी परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण आदि में जो सहायता करते हैं। इनके बीच की उपभोक्ताओं और उत्पादकों की जो विनिमय से संबंधित जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने में जो मदद करते हैं वाणिज्य कहलाते हैं। अब देखते हैं पुस्तपालन के बारे में, यानी बुक कीपिंग। पुस्तपालन किसी व्यापारिक संस्था के लेन देन को एक निश्चित पुस्तक में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार लिखने की कला पुस्तपालन कहलाती है या बुक कीपिंग कहलाती है। पुस्तपालन किसे कहते हैं? व्यापारिक संस्था में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको किसी निश्चित पुस्तक में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार में लिखने की कला ही पुस्तपालन है। इसके बाद है लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी। लेखाकर्म से आशय उस कला व विज्ञान से है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रणाली किसी व्यापारिक संस्था के व्यवहारों से एक विशेष अवधि के अंत में लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति का पूर्ण व सत्य ब्यौरा प्राप्त हो जाए। एक विशेष अवधि यानी कैलेंडर ईयर के अंत में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और आर्थिक स्थिति का पूर्ण व सत्य ब्यौरा प्राप्त हो जाए, लेखाकर्म कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पुस्तपालन और लेखाकर्म के बीच के अंतर को। तो पहले देखते हैं पुस्तपालन। इसका उद्देश्य संस्था का हिसाब किताब रखना होता है और लेखाकर्म में लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति की जानकारी को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। पुस्तपालन में इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है और लेखाकर्म में इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है। पुस्तपालन में दिन प्रतिदिन के लेन देनों का बहियों में लेख करना होता है, लेकिन लेखाकर्म में तलपट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसके बाद देखते हैं चौथा अंतर ये है कि पुस्तपालन के लिए सरल ज्ञान की आवश्यकता होती है और लेखाकर्म में एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। और पांचवा अंतर है, इसमें कार्य का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है पुस्तपालन में, लेकिन अकाउंट में इसका कार्य जटिल होता है। इसको एक विशिष्ट क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति है केवल वही कर सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, लेखपालक हुआ, वही लोग केवल कर सकते हैं जो विशेष क्षेत्र में दक्ष होते हैं। छठा है, इसके कार्य का निष्पादन एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। पुस्तपालन का कार्य एक सामान्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटेंसी का कार्य है, लेखाशास्त्र का कार्य है, इसको केवल प्रशिक्षित, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति कर भी सकता है जो इसमें माहिर होता है। इसके बाद देखते हैं लेखाशास्त्र की परिभाषा अकाउंटिंग की। लेखाशास्त्र वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इस प्रकार लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो जाए कि किस निश्चित अवधि में क्या लाभ हुई है, क्या हानि हुई है, एवं इस अवधि के अंत में आर्थिक स्थिति क्या है एवं उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाए। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कैलेंडर ईयर होता है या किसी भी वित्तीय वर्ष जो होता है उसके बीच में व्यवसाय में क्या लाभ हुई है, क्या हानि हुई है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और वो निश्चित रूप से जो प्रमाणित हो वो लेखाशास्त्र के द्वारा ज्ञात होता है। और लेखाशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं, तो चलिए देखते हैं। लेखाशास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। पहला है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्तियों को आर्थिक चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट में लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं दिखाया जाता। जितनी उसकी बनाने में लागत आई है उसको दिखाया जाता है, ना कि बाजार मूल्य में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाजार मूल्य ज़्यादा हो जाता है लागत मूल्य से, उसमें लाभ जब प्राप्त होने होता है उसको नहीं देखा जाता। अब है पूंजीगत व आयगत व्यवहारों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी मदों को पूंजीगत व आयगत व्यवहार के अनुसार विभाजित किया जाता है। अब
तीसरा है लाभ या आय निर्धारण का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी भी आय को प्राप्त तभी माना जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त हो जाए। इसी कारण अंतिम रहतिये का बाजार मूल्य अधिक होने पर आधिक्य को लाभ नहीं माना जाता है। अब चौथा है स्थायित्व का सिद्धांत। इसमें लेखांकन की पद्धति एक बार अपना ली जाए तो भविष्य में उसी का प्रयोग किया जाता रहेगा, क्योंकि जब एक ही पद्धति अपना लेने से क्या होता है कि पिछले जो सालों में और जो आने वाले सालों में है उससे तुलना करके आसानी से देखा जा सकता है कि व्यवसाय ने कितनी प्रगति की है या उसका इसमें कितना घाटा हुआ है पिछले साल के अनुसार इस साल में क्या हुआ है, और आने वाले साल में वह कैसी स्ट्रेटजी को अपना कर वो अच्छा और उचित लाभ प्राप्त कर सकता है। अब पांचवा है मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के मूल्य में मूल्यांकित किया जा सकता है। केवल वे ट्रांजैक्शन जिन्हें केवल मुद्रा में लिखा जाता हो, यह नहीं कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया उसको भी लिखा जाए, उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। और छठा है स्पष्टीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाओं का वित्तीय खातों में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि वह खाता बिल्कुल सही है, उससे जो निकाले गए तथ्य हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब लेखा शास्त्र की अवधारणाएं। लेखा शास्त्र की अवधारणा में पहला है व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरी अवधारणा है मुद्रा माप की अवधारणा। इस अवधारणा से आशय केवल उन्हीं व्यवहारों से है जो मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, केवल उन्हीं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है द्विपक्ष अवधारणा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति दो पक्षों को प्रभावित करता है, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन दो पक्षों को प्रभावित करता है। इसके बाद तीसरा है चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसके अनुसार लेखे इस आधार पर करने चाहिए कि व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा। चालू व्यवसाय की अवधारणा। फिर चौथा है लागत अवधारणा। स्थायी संपत्तियों का लेखा उनकी कुल लागत पर करना चाहिए। स्थायी संपत्तियों का लेखा उनकी कुल लागत पर करना चाहिए, जैसे क्रय मूल्य प्लस वृद्धि माइनस ह्रास माइनस विक्रय इक्वल टू लागत मूल्य निकल आएगा। अब पांचवा देखते हैं अर्जित अवधारणा। मतलब सभी व्ययों आयों का लेखा उसी अवधि में कर लेना चाहिए जिस अवधि में वो प्राप्त हुए हैं या जिनको या प्राप्त हुए हैं या दिया गया है किसी को, उनका उसी वर्ष में उनको पूरा कर लेना चाहिए। फिर छठा है वसूली या प्राप्ति की अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा इस प्रश्न का समाधान करती है कि किसी आय को कब प्राप्त हुआ समझा जाए। रूढ़िवादिता की अवधारणा सातवां है लेखापालक को लेखा करते समय व्यवसाय से संबंधित सभी संभावित हानियों, अनिश्चितताओं और जोखिमों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और फिर है पूंजी अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग से किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। बिल्कुल छोटा। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार इटली के ल्यूकस पेसियोली ने सन 1494 में किया था। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक पक्ष दो खातों को प्रभावित करता है। इस प्रणाली का प्रारंभिक चयन पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पाश्चात्य बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है एवं अधिकांश व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किए जाने के कारण इसे व्यापारिक बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। धन्यवाद।